तो चलिए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। जैसे कि आप लोग चैप्टर देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स टू सॉल्व ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों की दृष्टि से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे, यानी एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, यानी एक छोटा सा ट्यूटोरियल देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब तक हम लोग लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। थर्ड पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। और फोर्थ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। 5 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं समझेंगे ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स होता क्या है तब तक हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन 5 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल का स्टडी करेंगे, यानी जो 6 नंबर हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा वर्किंग रूल, कि वर्किंग रूल क्या होता है। यानी जो भी हम लोग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक का एक वर्किंग प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन सिस्टम के बारे में, यानी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों को उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। फोर्थ नंबर डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में। 5 नंबर डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स एंड जो 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल के बारे में। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू सॉल्व ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कोई हम लोग की गिवन लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से गिवन होगी 5z = 16, इसी प्रकार से 4x + 5y + 7z = 8, फिर 6x - 3y + 8z = 9। कुछ इस प्रकार से हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, और इसी लीनियर इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यानी लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है।
इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इन टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हम लोगों का हर ईयर्स कहा जाए तो एक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर इस चैप्टर से पूछा जाता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन 6 पॉइंट पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद वर्किंग रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब हमें इस पूरा वर्किंग रूल और टॉपिक के बारे में एक अच्छी जानकारी हो जाएगी। यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स का एक लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक ना। यानी जो भी हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी उसको लीनियर इक्वेशन का सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको बताया गया कि पहले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सिस्टम किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डॉट डॉट A1n xn। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड रो का एलिमेंट देखेंगे A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस डॉट डॉट A2n xn। यहाँ पे इक्वल टू B1 इक्वल टू B2। इसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड रो का एलिमेंट हम लोग देखेंगे A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस डॉट डॉट A3n xn इक्वल टू B3। इसी प्रकार से हम लोग डॉट डॉट करके इन रो लिखेंगे, यानी AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस डॉट डॉट करके AMn xn इक्वल टू BN। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में इस लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में सबसे पहले क्या करेंगे कि उस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन एन अननोन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn कैन बी represented by the मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग का लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे, जहाँ पे n अननोन होगा यानी x1 x2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी इसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे ax इक्वल टू b के फॉर्म में, जहाँ पे a इक्वल टू क्या है यहाँ पे तो a इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी जो हम लोग की मैट्रिक्स होगी यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस मैट्रिक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे a इक्वल टू होगा, यानी कि x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a11, x2 का कोफिशिएंट क्या है a12, xn का कोफिशिएंट क्या है x1n। इसी प्रकार से सेकेंड रो का जो एलिमेंट है x1 का कोफिशिएंट क्या है a21,
इसी प्रकार से x2 का कोफिशिएंट क्या है A22। तो जितने भी कोफिशिएंट हैं हम लोग A के अंदर लिखेंगे, यानी कि A11 A12 डॉट डॉट A1n, इसी प्रकार से A21 A22 डॉट डॉट A2n, इसी प्रकार से A31 A32 डॉट डॉट A3n, इसी प्रकार से हम लोग कर देंगे यहाँ पे AN1, फिर इसी प्रकार से डॉट डॉट AN2, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पर भी डॉट डॉट ANn। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ए हमारा यहाँ पे गिवन है, जो कि ए हम लोग का है वो क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसी प्रकार से एक्स क्या है यहाँ पे, जो हम लोग का एक्स है वो क्या है, तो वो एक क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स। एक्स इक्वल टू क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी जो भी हम लोग कोफिशिएंट का वेरिएबल है x1 x2 x3, ये सारे वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि x1 x2 x3 इसी प्रकार से xn। तो हमारा क्या है x वेरिएबल है और b क्या है हम लोग का, b इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे, b हम लोग का जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स b1 b2 b3 डॉट डॉट करके bn। यानी कहने का मतलब है हम लोग कोई लीनियर इक्वेशन होगी, उस गिवन लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले इन द मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, यानी कि ax इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे, जहाँ पे a हम लोग का होगा वो क्या होगा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और x इक्वल टू क्या होगा ये एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगा और b इक्वल टू क्या होगा एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट के बारे में, क्या पहला पॉइंट लिखेंगे a इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकंड क्या लिखेंगे कि जो हम लोग का x है वो क्या है एक वेरिएबल मैट्रिक्स है, x इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स। इसी प्रकार से थर्ड जो हम लोग का b है वो क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स, b इज कॉल्ड ए कांस्टेंट मैट्रिक्स। बी क्या है हम लोग की कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन कोई गिवन होगा हम लोग का, तो इस लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म के रूप में लिखेंगे, यानी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स के इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, यानी ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे, जहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा वो एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगा और बी इक्वल टू क्या होगा एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। और यही हम लोग का लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। इसी प्रकार से लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उन बचे हुए 5 टॉपिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं और उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, इसके बाद आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इन 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके बाद नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। द सिस्टम ax इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि आपको पीछे बताया गया यहाँ पे कि a इक्वल टू क्या होता है, तो a इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, तो ये a इक्वल टू होता है एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स और हमारा जो x होता है वो क्या होता है वो एक होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। होमोजीनियस का मतलब है कि यदि a इंटू एक्स इक्वल टू 0 हमें मिल जाता है, उस कंडीशंस में बोलते हैं हम लोग कि ये जो सिस्टम है वो क्या है
एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। कहने का मतलब है कि जो ए हम लोग का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक्स जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 0 मिल जाएगा। इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये एक क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यानी सिस्टम ए एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यानी ए हम लोग का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक्स जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 के इक्वल हमें मिल जाता है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है। सेकंड हम लोग देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है कि जो हम लोग का ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, यहाँ पे होमोजीनियस में 0 मिलना चाहिए और यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। यानी उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए कि ए सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम का यदि सॉल्यूशन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। एंड ए सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, यानी जिस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हो पाए उस कंडीशन में बोलते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब है कि जिस सिस्टम का सॉल्यूशन हम कर पाते हैं उस कंडीशन में बोलेंगे कि सिस्टम जो होता है वो एक कंसिस्टेंट होता है, और जिस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है उस कंडीशन में बोलेंगे कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये फर्स्ट इक्वेशन है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यानी इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं y प्लस में है और y माइनस में है, तो ये कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ से 2x, x क्या होगा 3x इक्वल टू यहाँ से 9 और x इक्वल टू क्या होगा 9/3, x इक्वल टू क्या होगा हमें 3 होगा, यानी x का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रखेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का क्या है, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। यहाँ पे जो x का वैल्यू है इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 6, क्योंकि 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सिस्टम का सॉल्यूशन एक हो जा रहा है, यानी जो हम लोग का सिस्टम है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, यानी x और y दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन हम लोग कर पा रहे हैं, इसलिए सिस्टम क्या होगा, एक कंसिस्टेंट होगा। ठीक, अब सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। अब हम लोग सेकेंड यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा और इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x, यानी कि यहाँ पे साइन x हो, tan x हो,
कॉट एक्स हो, यानी जो भी हो हम लोग का, तो यदि हम लोग x टेंड्स टू इन्फिनिटिव यानी x की जगह पे हम लोग कुछ ऐसा मान रख देंगे कि उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इस कंडीशंस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंसिस्टेंट या हम लोग इनकंसिस्टेंट, इन दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि y जो है इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या है, साइन x। यदि हम लोग साइन x की जगह पे इन्फिनिटिव रखेंगे, यदि साइन x की जगह पे यदि इन्फिनिटिव रखेंगे तो क्या होगा, साइन इन्फिनिटिव, अब इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा ही नहीं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन पे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको नॉन कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि लास्ट एक टॉपिक है। आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बाद वर्किंग रूल को देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट के बारे में, आर्गुमेंट मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं जानेंगे तब तक वर्किंग और रूल में इस आर्गुमेंट मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है। यानी कि जिस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यही कि जो इक्वेशन है यानी जो मैट्रिक्स का फॉर्म है उसमें मैट्रिक्स जो है आर्गुमेंट मैट्रिक्स है या आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उस वर्किंग रूल को उस क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स को देखते हैं कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या है। इन Ax इक्वल टू बी, आप सभी लोग जान चुके हैं कि A क्या है, X क्या है, B क्या है। A क्या है हम लोग का कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X वेरिएबल मैट्रिक्स और B कांस्टेंट मैट्रिक्स है। द मैट्रिक्स C इक्वल टू A सच डैट B इज कॉल्ड आर्गुमेंट मैट्रिक्स, यानी A सच डैट B यदि हम लगा देंगे उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, आर्गुमेंट मैट्रिक्स होगी। यहाँ मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हम लोग की यहाँ पे A गिवन होगी और B भी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन होगा। इस कंडीशंस में A सच डैट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है सिमिलरली यहाँ पे हम लोग रख देंगे, यानी 1 1 यहाँ पे रख सकते हैं, फिर 2 5 1 यहाँ पे रख देंगे, और जो हमारा लास्ट कॉलम है उस लास्ट कॉलम में हम लोग सच डैट यूज करके इसको आर्गुमेंट मैट्रिक्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी 3 सच डैट 1 6 सच डैट 1 1 सच डैट 1, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो A सच डैट B का यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग रूल के बारे में, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जितना टॉपिक हम लोग डिस्कस किए इन सारे टॉपिक को किस प्रकार से एक एक स्टेप में यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक वर्किंग रूल देखेंगे ताकि हम लोगों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। तो उस वर्किंग रूल को हम लोग देखेंगे कि वर्किंग रूल क्या है। तो अब देखेंगे हम लोग ये वर्किंग रूल कि वर्किंग रूल क्या होता है, यानी जितना हम लोग टॉपिक का डिस्कस कर चुके हैं उसको एक सेपरेट वे में किस प्रकार से क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं उसका ये वर्किंग रूल है। तो इस वर्किंग रूल को बारी बारी से देखते हैं कि वर्किंग रूल इसका क्या है। सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चंस जो भी दिया होगा गिवन में, सबसे पहले हमें टेस्ट करना है कि वो मैट्रिक्स आर्गुमेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स कैसे होगा, वर्किंग रूल में सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी हम लोग का लीनियर इक्वेशन दिया होगा गिवन में, सबसे पहले उसको देखना होगा, यानी जो लीनियर इक्वेशन हमें दिया होगा उसको देखना है कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। पिछले टॉपिक में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग समझ गए हो कि A इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू क्या होता है, आर्गुमेंट मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। अब वहाँ से हम लोग जब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे तब यहाँ से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये वर्किंग रूल है कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले
आर्गुमेंट मैट्रिक्स देखना है कि जो लीनियर इक्वेशन हम लोग का है वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। यदि आर्गुमेंट मैट्रिक्स होगा उस कंडीशंस में करना क्या है कि रेड्यूस सी इनटू इचेलॉन फॉर्म, यानी सी को क्या करना है, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इचेलॉन फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे वीडियो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब तक हमें फाइंड करने नहीं आएगा तब तक यहाँ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के 4 मेथड बताए गए हैं, जिनमें से पहला मेथड है माइनर मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का जो सेकेंड मेथड है उसमें क्या है, इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी इचेलॉन फॉर्म से किस प्रकार से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का जो थर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, यानी नॉर्मल फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। और जो चौथा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का जो नियम बताया गया है वो है यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का जो चौथा मेथड है वो क्या है, यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड। ऑपरेशन मेथड क्या होता है, यानी उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स पे, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। यानी किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं। यानी चौथा हम लोग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड लगा के वहाँ से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं, पहला जो तरीका है माइनर मेथड, जिसे कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। दूसरा जो नियम है इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ वर्किंग रूल है कि रेड्यूस सी इनटू इचेलॉन फॉर्म, यानी इसको हमें क्या करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। यानी इचेलॉन फॉर्म लिखा है यहाँ पे, आप माइनर मेथड के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है। बस यहाँ पे लिखा गया है सी इंटू इचेलॉन फॉर्म। चौथा भी हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड। रो और कॉलम ऑपरेशन मेथड भी यूज करके हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। बस वर्किंग रूल में यही है कि हम लोग किसी भी तरीके से सी का रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, यानी रेड्यूस सी इन इचेलॉन फॉर्म, यानी सी को हम लोग इचेलॉन फॉर्म में लिखना है। इसके बाद टेस्ट करना है कि रैंक ए इक्वल टू रैंक सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है रैंक ए इक्वल टू रैंक सी आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, एक एक रूल, एक एक वर्किंग रूल की किस प्रकार से कार्य होता है। ठीक, यहाँ केवल देखेंगे कि रैंक ए इक्वल टू रैंक सी यहाँ पे देखना है। यदि रैंक ए रैंक सी के इक्वल आ जाए, उस कंडीशन में जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसके बाद तीसरा में हम लोग ये देखेंगे क्या कि इफ़ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन क्या होता है, जब आप लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि नंबर ऑफ अननोन
क्या होता है। यदि नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाए उस कंडीशन में सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। उस कंडीशन में जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा और उसका सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। अब आगे हम लोग बी देखेंगे। इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी, यदि नंबर ऑफ अननोन से छोटा होगा, यानी रैंक ए और रैंक सी नंबर ऑफ अननोन से छोटा होगा, उस कंडीशन में जो सिस्टम होगा द सिस्टम इज अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होगा उस कंडीशन में वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो आप यहाँ से वर्किंग रूल समझ गए होंगे। पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप की वर्किंग रूल कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। जब क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग करेंगे तो वहाँ पे एक एक वर्किंग रूल का अप्लाई करेंगे, तब जाके वो क्वेश्चंस का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो अब लोग देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब हम लोग जितना टॉपिक था उसका डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वर्किंग रूल है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा जिसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक और वर्किंग रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो करना क्या है, हमें जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला देखिए क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन गिवन है x + 3y - 2z = 0, 2x - y + 4z = 0, x - 11y + 14z = 0। यानी एक इक्वेशन हमें गिवन है, उसको सिस्टम जो इक्वेशन का है वो अप्लाई करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वर्किंग रूल में यही बताया गया था क्या कि हम लोग इक्वेशन को देखते हैं कि वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए कि x + 3y - 2z = 0। यहाँ पे देखेंगे तो b1 0 है, b2 क्या है 0 है, इसके बाद b3 क्या है 0 है। यदि ये जो अचर है हमारा यानी जो कांस्टेंट है ये इक्वल टू 0 जब दिया रहता है तो उस कंडीशंस में जो इक्वेशन होती हैं वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं होती हैं। यानी जो हम लोग b1 का मान है, b2 का जो मान है, b3 का मान है, ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वो एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। यदि b1, b2, b3 का वैल्यू 0 हो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स हम लोग का होगा वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक, यदि इसी b1, b2 के जगह पे कोई नंबर हो जैसे कि 2, 5, 6 इस प्रकार से कोई नेचुरल नंबर हो उस कंडीशंस में जो हम लोग का इक्वेशन होगा वो एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स होगा। तो पहला तो बात क्लियर हो गया कि जो इक्वेशन हम लोग का है ये एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं है। सेकंड नंबर हमें क्या करना है कि जब इक्वेशन आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं है तो इक्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना क्या है कि उस इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यानी जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पहला ही टॉपिक डिस्कस किया गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन को जो सिस्टम है किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को सिस्टम को करते हैं उसमें अच्छे से बताया गया कि किस प्रकार से सिस्टम को लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे यानी जो ये इक्वेशन है इसके जो भी कोफिशिएंट हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 3 यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है +3 है, z का कोफिशिएंट है -2 है, इसी प्रकार से x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में 2 है, फिर y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, z का जो कोफिशिएंट है वो +4 है। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन का भी हम लोग
जो भी कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिख देंगे। यानी x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख देंगे। और सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है -1, तो -1 लिख देंगे। इसी प्रकार से जितने भी हम लोग का इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे। इसके बाद सेकंड काम क्या करेंगे कि जो भी हम लोग का वेरिएबल है उस वेरिएबल को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है x है, तो x को लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या है हम लोग का y है, तो y को लिख देंगे। यहाँ पे क्या है z, तो z लिख देंगे। यानी इस तीनों इक्वेशन में x y z ही है वेरिएबल, तो इस वेरिएबल को लिख देंगे। अगला काम क्या करेंगे हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिखेंगे। जैसे कि जानते हैं कि ये हम लोग का कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, यानी 0 0 इस प्रकार से लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे a इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो a इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे। x इक्वल टू क्या होता है वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, तो वो भी लिख देंगे हम लोग। फिर यहाँ देखेंगे हेयर नंबर ऑफ अननोन n इक्वल टू 3 यानी नंबर ऑफ अननोन क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है और उसमें नंबर ऑफ अननोन क्या होता है और नंबर ऑफ n इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ से नाउ वी हैव, यानी अब हमें क्या करना है इचेलॉन फॉर्म का यूज करना है। सेकंड नंबर में क्या कहा गया था वर्किंग रूल में कि इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इचेलॉन फॉर्म क्या होता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक मेथड होता है, तो उसी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए a इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी डायगोनल का एलिमेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट ही वीडियो में बताया गया था मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का, इसके नीचे का जो भी एलिमेंट है, यानी इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट यानी 2 1 -1 2 1 -11, यानी डायगोनल एलिमेंट के जो भी नीचे का एलिमेंट है इसको हमें क्या करना है 0 बनाना होगा। इचेलॉन फॉर्म यही बोलता है कि जो मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट है उसको पहले 0 बनाया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 के नीचे का एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं कि क्या है 2 है 1 है, तो इन दोनों को 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशन का यूज करेंगे इसको 0 बनाने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है 2 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, यदि हम r यानी r2 है, r2 क्या है 2 -1 4, यदि r2 में से r1 में मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यानी r1 जो भी है इसे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और r2 में से घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। देखिए कैसे, यदि r1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और r2 यहाँ पे कितना है 2 है, यदि 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो r2 का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। इस कंडीशंस में यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो हमारा -1 है और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 6 होगा। -1 में से यदि -6 को हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा -7 होगा, क्योंकि हम लोग r2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग का 4 है, तो 4 में से -4 को जब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, इस कंडीशन में क्या होगा 8 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। इसी प्रकार से हम लोग R3 का भी निकालेंगे, यानी R3 का क्या करेंगे, R3 में से R1 को हम लोग सिंपल सा घटा देंगे, यानी कि R3 में से R1 को हम लोग सीधे घटा देंगे।
यानी R3 है, R1 है, इसको हम लोग घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों का ये फर्स्ट कॉलम के नीचे का एलिमेंट है, ये हम लोग का दोनों एलिमेंट 0 यहाँ पे बन चुका है। अब फिर क्या करेंगे, अब हमारा एक एलिमेंट मेन डायगोनल का एक एलिमेंट और है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एलिमेंट। अब इसको हमें 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस क्या है 14 है। यदि R3 में से R2 में यदि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और R3 में से R2 को घटा दें तो यहाँ पे 0 बन सकता है। देखिए कैसे, R3 है, R3 क्या है 0 माइनस 14 और 16। इसमें क्या करना है, हमें इसमें से घटाना है किसको, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके। R2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, -7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 होगा। अब जब हम लोग घटाएंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों कैंसिल होगा, यानी -14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो मेन डायगोनल का हम लोग का नीचे का एलिमेंट है 0 बन चुका है, जिससे 2 है 1 और -11, तो ये तीनों जो एलिमेंट हैं हम लोग का 0 बन चुके हैं। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है, इसके नीचे का एलिमेंट ये 0 बन चुका है। जब 0 बन गया है तो क्या लिखेंगे, बीच इन इचेलॉन फॉर्म, यानी कि ये इचेलॉन फॉर्म में हो चुका है। अब क्या करना है, रो ए फाइंड करना है। जब इचेलॉन फॉर्म में हो चुका है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अपने आप निकल जाता है। कैसे, अब यहाँ पे जब इचेलॉन फॉर्म में हो गया मैट्रिक्स तो यहाँ पे रैंक कितना है, रैंक यहाँ पे 2 है। अब देखेंगे कि यहाँ पे नॉन जीरो रो कितना है। नॉन जीरो रो मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 3 -2, यहाँ पे 0 पूरा नहीं है, 0 -7 8, यहाँ पर भी 0 केवल 1 है, लेकिन पूरा रो हम लोग का 0 नहीं है, इसलिए 1 और 2, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो कितना हो गया टोटल 2, यानी 2 नॉन जीरो रो मिल चुका है, कितना 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेंस रो ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि रो ए इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 3, यानी नंबर ऑफ अननोन। अब नंबर ऑफ अननोन क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3, यानी जिसमें पूर्ण रूप से 0 न हो उसको हम लोग भी बोलते हैं अननोन नंबर। जिसमें एक भी 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं यानी नॉन जीरो रो, यानी इसमें नॉन जीरो रो केवल कितना है 2 है, ठीक ना। तो नॉन जीरो रो जो है हम लोग का 2 और अननोन नंबर जो है हम लोग का n वो 3 है। तब क्या करना था हम लोग का कि नॉन जीरो रो अननोन नंबर को दोनों को कंपेयर करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉन जीरो रो है वो नंबर ऑफ अननोन से छोटा है, इसलिए दस द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए जो नंबर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इस कंडीशंस में n माइनस रो ए इक्वल टू कर देते हैं, यानी कि n का मान कितना है हम लोग का तो 3 है, 3 में से यहाँ पे रो ए को हम लोग फाइंड कर देंगे तो 1 आएगा, यानी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटेन एज, यानी इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग पुनः क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे तो यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 से x को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा x होगा, फिर 3 से y को कंपेयर करेंगे तो +3y होगा, -2 से z को कंपेयर करेंगे तो माइनस, इस प्रकार से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 0 0 0 है तो z तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, यानी थर्ड इक्वेशन तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए इसको थर्ड इक्वेशन नहीं बनाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि मान यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो मान कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y - 2z = 0, देख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -7y + 8z = 0। यहाँ पे कोई भी हम लोग इक्वेशन को तोड़ नहीं सकते हैं,
यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में किसी एक का वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि z इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, c मान लिए, तब क्या होगा, तब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू c रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे 7y प्लस 8c यानी z की जगह पे c हम लोग रख चुके हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू 0, तब क्या होगा, 8c इक्वल टू 7y यानी कि -7 उधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा +7y। अब यहाँ से निकाल सकते हैं y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 8/7c का है। अब क्या करना है, पुटिंग 1 वी गेट, यानी ये जो y का वैल्यू है इसको हम लोग को 1 में पुट कर देना है। चलिए 1 में पुट करते हैं, x + 3 × 8/7c - 2c इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा +10/7। प्लेसमेंट कम है इसलिए ये इसको कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है +7/c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। कैसे, इसको हम लोग ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो -10/c होगा। ठीक, अब चूँकि x इक्वल टू -10/c, y इक्वल टू 8/7c और z इक्वल टू क्या हम लोग का है c, यही हम लोग का x, y और z का वैल्यू है जो कि हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का ऐसा ही होगा, यही होगा इसमें कि इक्वेशन गिवन होगा और क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके उसमें x और y, z इन तीनों का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि जो पहला क्वेश्चन था वो ऑगमेंट मैट्रिक्स नहीं था और ये जो क्वेश्चन है ऑगमेंट मैट्रिक्स है। कैसे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशन जो हम लोग का दिया है कि जो b1 है, b2 है, b3 है, b4 है, ये हम लोग का 0 नहीं है। ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोग का इक्वेशन है ये एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था कि ये सारा 0 था, इसलिए वो आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन जो है वो एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स है। करेंगे क्या, पहला काम कि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं कि a इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x, y, z, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 इक्वेशन हैं। इन चारों का कोफिशिएंट x, y, z का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जो कोफिशिएंट है x का 1 तो 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से x, y, z का हम लोग कोफिशिएंट लिख देंगे। उसके बाद वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, y, z। चारों इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं वो x, y, z है, तो इसको वेरिएबल को लिख देंगे x, y, z। फिर हम लोग का जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 -1 2 -1, तो इसको लिख देंगे 3 2 3 1 2 -1। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि b1 b2 b3 b4 है, इसलिए ये मैट्रिक्स आर्गुमेंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम, यानी इस सिस्टम को आर्गुमेंट मैट्रिक्स के सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो C इक्वल टू A सच डेट B। जैसे कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स के टॉपिक में हम लोग देखे थे कि एक A मैट्रिक्स दिया रहता था और एक B मैट्रिक्स होता था जो कि कांस्टेंट था। इन दोनों को हम लोग आर्गुमेंट मैट्रिक्स में लिखते थे। तो कैसे लिखते थे, C इक्वल टू A सच डेट B, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A हम लोग का मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लोग का B कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमें आर्गुमेंट मैट्रिक्स में लिखना है। तो ये फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, सेकंड कॉलम लिख देंगे, जो अंतिम एक कॉलम बचेगा इस कॉलम के साथ सच डेट का यूज करके इस B कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिख देते हैं। यानी पहला कॉलम इसी प्रकार से लिख देंगे, सेकंड कॉलम ऐसे ही लिख देंगे, और जो थर्ड कॉलम है लास्ट वाला, इसको हम लोग B
में सच डैट प्रयोग करके लिख देंगे, यानी -1 सच डैट b, यानी 2 सच डैट 1, ठीक ना, 3 सच डैट 2, यानी लास्ट जो कॉलम है और जो b कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इन दोनों को सच डैट में यूज करके हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको इचेलॉन फॉर्म बनाना है। इचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हम लोग का डायगोनल है, यहाँ देख सकते हैं आप कि डायगोनल कौन सा है, यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट देख सकते हैं कि क्या है। इस डायगोनल के एलिमेंट के जो भी नीचे का एलिमेंट है, इसको हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, यानी इसके सभी नीचे का एलिमेंट जो भी हम लोगों को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस 3R1 करेंगे तो हम लोग 0 बना देंगे। ये सारा जो प्रक्रिया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस है, क्योंकि जब तक हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड नहीं करने आएगा तब तक हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना और वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ से ऑपरेशन यूज करके R2 ऑपरेशन यूज किया गया है, R3 ऑपरेशन यूज किया गया है और R4 ऑपरेशन यूज किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये नीचे का एलिमेंट सारा है वो हम लोग का 0 बन चुका है। फिर अब हम लोग इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे, फिर इधर का 0 बनाएंगे, यानी इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। मेन डायगोनल का जो भी एलिमेंट है, इसके नीचे का सारा एलिमेंट हमें 0 बनाना होगा, ये टारगेट रखना होगा। अब यहाँ से फिर हमें इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे ऑपरेशन फिर यूज करेंगे, R2 माइनस R3, इन दोनों को घटाएंगे और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट है, ये हम लोग का एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे, क्या R3 में क्या करेंगे, R2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग R3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, R4 निकालते वक्त R4 में R2 से R4 में प्लस R2 का 3 में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे, तो हम लोग यहाँ से जो C का एलिमेंट है ये हम लोग का एलिमेंट मिल जाएगा। फिर इसको भी हमें 0 बनाना है, इसलिए R3 में 5 से डिवाइड करेंगे। जब R3 हम लोग का है ये रो, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये 5 है, क्या होगा, 1 होगा। फिर ये 20 है, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। बाकी सारा एलिमेंट सेम के सेम रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे R4 का अप्लाई करेंगे और रो का यहाँ पे यूज करेंगे ऑपरेशन का। क्या करेंगे, तो R4 में से R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटाएंगे तो ये हमारा एलिमेंट मिलेगा, यानी कि ये भी हम लोग जो बचा था इसको भी हम लोग 0 बना चुके हैं। यानी मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है, इसके नीचे का जो भी एलिमेंट है हम लोग 0 यहाँ पे बना चुके हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि 0 0 0, यानी ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट हम लोग का 0 हो गया है। तो यहाँ से रैंक A, यानी A का रैंक आप देखिए कितना है। यहाँ से A का एलिमेंट है 1 2 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारे एलिमेंट है वो क्या है, वो A का एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक लेके। तो A का रैंक कितना है, तो A का रैंक हम लोग का 3 है, ठीक। और हम लोग का C का रैंक क्या है, यहाँ पे रैंक A = रैंक C, यानी A का जो हम लोग का है, यहाँ पे देख सकते हैं A का
1 2 3 यानी 3 कॉलम लेंगे, क्योंकि ए हमारा जो है यहाँ पे 3 कॉलम है। तो ए का हम लोग का रैंक कितना है, तो ये है 3। इसके बाद हम लोग सी का रैंक लेंगे, तो सी हमारा कितना है, सी हमारा टोटल है यानी 1 2 3 4, यानी कि ये टोटल है। तो अब इसका रैंक हम लोग निकालेंगे, तो 0 0 0 0, तो इसका भी 1 2 3, यानी इसका भी हम लोग नंबर ऑफ जो अननोन है वो कितना है, 3 ही हो रहा है। देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ अननोन ए का है वही नंबर ऑफ अननोन सी का भी है, यानी दोनों इक्वल हैं। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैव यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ये कंसिस्टेंट है और यूनिक इसका सोल्यूशन है। तब क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन को लिख लेंगे। कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 -1, ठीक। तो यहाँ से कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं कि x, यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x + 2y, ठीक, -z = 3, ठीक ना। कंपेयर करके यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। -3 हो गया हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि y = कितना है हम लोग का, तो y = हम लोग का 4 है। कहाँ से है y = 4, और ये हम लोग का y है, यानी y = कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से y = 4 हो गया। और z = यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो z = यहाँ से कितना है हम लोग का, यानी z = कितना होगा, तो ये 4 होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख चुके हैं z = 4, यानी x का यदि मान फाइंड करना है तो y का इसमें मान रखना है और z का मान रखना है। इन दोनों का जब x और जब इस y और z का इसमें इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 2 में जब मान रखेंगे तो हम लोग का ये 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ देख पा रहे हैं कि इन दोनों का यानी y और z का वैल्यू कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से हमें x y z तीनों का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो यही क्या है, हम लोग का आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चन का x और y z फाइंड करेंगे। फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग होमवर्क में सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन और दूसरा और तीसरा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं जिसको सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग सिमिलरली उसी क्वेश्चंस के बेसिस पे सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, क्या करना है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड द सॉल्व इनटू कंसिस्टेंट। यानी इस प्रकार से 1 2 और 3 इक्वेशन दिया गया है, यानी इसको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है इसको टेस्ट करना है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ठीक। और कंसिस्टेंस को सॉल्व भी करना है। यहाँ पे 4th नंबर जो क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, इसको क्या करना है, दिखाना है सॉल्व करके कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये करके हमें दिखाना है, आर नॉट कंसिस्टेंट। फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी इसको 1st नंबर जो क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे सिमिलरली करना है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 क्वेश्चंस को यहाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया।